हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस की आज की इस वीडियो में, जहाँ पे हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फ्रेज टर्म पैक्स टेक्निका, इसकी रेलेवेंस किस तरह से इट हैज़ कम टू शेप, क्या इसका मतलब है एंड क्या ये अंडर थ्रेट है, इसकी हम डिस्कशन करेंगे। ना व्हेन यू हियर ऑफ दिस टर्म, आपको याद आएगा कि आपने ज़रूर ऐसे से टर्म्स और भी सुने होंगे, जैसे कि पैक्स ब्रिटानिका या पैक्स अमेरिकाना, which basically refer to an era of almost global hegemony of certain nation states, है ना। जैसे कि जब ब्रिटेन की हेजमनी थी तो उस पूरे पीरियड को पैक्स ब्रिटानिका कहते थे, या यूएसए के हेजमनी के पीरियड को हम कहते हैं पैक्स अमेरिकाना। तो अब ये पैक्स टेक्निका का क्या मतलब है, किसकी हेजमनी, किसकी डोमिनेंस की बात हो रही है। तो ये टर्म जो है इज़ अ वेरी कंटेम्प्रेरी टर्म, जिसे कॉइन किया गया था 2015 में फिलिप हार्वर्ड द्वारा इन हिज बुक पैक्स टेक्निका। एंड बेसिकली ये कहता है कि आज के ग्लोबल ऑर्डर में, रादर देन अ पर्टिकुलर नेशन स्टेट और इवन वन कॉर्पोरेशन, आज का ग्लोबल ऑर्डर इज शेप्ड बाय द डोमिनेंस इन हेजेमनी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, डेटा नेटवर्क्स एज वेल एज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, राइट। तो बेसिकली जिस तरह से पुराने हिस्टोरिकल पीरियड्स के अंदर पैक्स या हेजेमनी होती थी, से रोमन एम्पायर की या ब्रिटेन की या यूएसए की, आज की डे एंड एज में टेक्नोलॉजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल गवर्नेंस जो है, ये बैलेंस ऑफ पावर को इन द 21st सेंचुरी इन्फॉर्म करता है। तो जिनके पास इस इंफ्रास्ट्रक्चर, डिजिटल नेटवर्क्स, डिजिटल गवर्नेंस के अंदर अपर हैंड है, दे विल बी द वंस इंजॉइंग a greater say in the balance of power in the 21st century. ना इस पैक्स टेक्निका के बहुत सारे की कंपोनेंट्स हैं। क्या हैं ये की आइडियाज? सबसे पहले टेक्नोलॉजी एक नई जियोपॉलिटिकल फोर्स बन गई है, राइट। सो पुराने डे एंड एज में हम देखते थे मिलिट्री प्राउएस, नेवल प्राउएस, या कॉमर्स के अंदर जो है आपकी जो डोमिनेंस, ये सारे जियोपॉलिटिकल फोर्सेस होते थे। आज के डे एंड एज में अब ये क्या कहते हैं कि ये जो ट्रेडिशनल पावर स्ट्रक्चर्स हैं, जो कि पहले की इन हेजेमनिक एजेस को इन्फॉर्म करते थे, नाउ दीज आर रिप्लेस्ड, या फिर इनके अंदर भी एक बहुत ज़्यादा हैवी इन्फ्लुएंस आ गया है ऑफ टेक्नोलॉजी एंड डिजिटल प्लेटफॉर्म्स। एंड ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स इस ग्लोबल ऑर्डर को इन्फॉर्म करती है, राइट। तो अब आप कहीं पे भी देख लीजिए, अगर आप मिलिट्री इंटरवेंशन की बात करते हैं, वहाँ पे वेपन्स के यूजेज के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए। अगर आप इकोनॉमी की बात करते हैं, कैपिटल फ्लोज के लिए आपको टेक्नोलॉजी चाहिए, राइट। तो हर जगह टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम द बैकबोन। देन इसी के चलते हुए टेक्नोलॉजी कंपनीज हैव इमर्ज्ड एज ग्लोबल सुपर पावर्स। इससे पहले भी हम पढ़ चुके हैं ना, वी हर्ड ऑफ द टर्म टेक्नो फ्यूडलिज्म, कि किस तरह से ये ऑलमोस्ट फ्यूडल लॉर्ड्स बन गई हैं ये जो बड़ी ग्लोबल कंपनीज निकल के आई हैं, कंपनीज लाइक गूगल, अमेजॉन, एप्पल, विच इज़ वाई वी कॉल डेटा एज द न्यू ऑयल, एंड दीज आर ऑलमोस्ट एज पावरफुल एज नेशन स्टेट्स themselves, right, because of the kind of power that they have on communication, surveillance, financial transactions, information, data, everything, right। तो इसके कारण ये भी अपने आप में सुपर पावर्स की तरह आ गई हैं। Then we also talk about the concepts of cyber sovereignty and digital democracy. Now these are two conflicting, often conflicting terms, which can sometimes act in coordination also. Now, if we look at the world today and the way in which technology, the way in which cyberspace is controlled by countries, हमें कुछ variance दिखेगी। In certain states, right? Prime example, in fact, चाइना का आप देख सकते हैं। यहाँ पे स्टेट कंट्रोल्ड इंटरनेट मॉडल्स हैं, मतलब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे, डेटा सॉवरेनिटी के नाम पे, साइबर सॉवरेनिटी के नाम पे स्ट्रिक्ट कंट्रोल मेंटेन करके रखते हैं अबाउट व्हाट कम्स इन एंड व्हाट गोज आउट, राइट। सो इन चाइना से फॉर एग्जांपल मेटा, गूगल, इन सब चीज़ों का एक्सेस नहीं है। सो यू हैव अ लॉट ऑफ स्टेट कंट्रोल्ड इंटरनेट, स्टेट कंट्रोल्ड साइट्स एंड एप्स विच फंक्शन देयर. On the other hand, when you look at advanced industrialized countries or democracies, right, particularly Western democracies such as USA और EU की democracies, ये open digital ecosystems को जो है promote करती हैं, जहाँ पे free access है, which is regulated to ensure rights, to ensure privacy of people also, but generally there is freedom of access.
अब ये जो एक बैलेंस है कि किस तरह से ये साइबर सॉवरेनिटी, डिजिटल अथॉरिटेरियनिज्म, डेमोक्रेसी मेंटेन की जाती है, कंट्रोल की जाती है, ये फ्यूचर के डिजिटल गवर्नेंस सिस्टम्स को भी इन्फॉर्म करेगा. देन देर इज द इशू ऑफ सर्वेलेंस एंड कंट्रोल. आज के डे एंड एज में राइट नाउ पीपल लाइक फूको हैड ऑलरेडी टॉक्ड ऑफ गवर्नमेंटैलिटी, राइट, गवर्नमेंटैलिटी जिसके थ्रू जो कंडक्ट है पॉपुलेशंस का उन्हें कंट्रोल किया जाता है. और इनफैक्ट इस गवर्नमेंटैलिटी का अब एक कोर कंपोनेंट बन गया है यही डिजिटल सिस्टम फॉर सर्वेलेंस एंड कंट्रोल, जहाँ पे गवर्नमेंट्स एंड कॉरपोरेशंस कंटिन्यूसली मॉनिटर कर सकती हैं, इन्फ्लुएंस कर सकती है सिटीजन्स के बिहेवियर को, इनकी चॉइसेस को, इनकी लाइक्स को, इनकी डिसलाइक्स को, राइट, विच ऑल्सो इंक्रीजेज द थ्रेट ऑफ मास सर्वेलेंस, ऑफ सेंसरशिप, ऑफ मैनिपुलेशन अंडर पैक्स टेक्निका. ऑलरेडी वी हैव सीन न्यूमरस एग्जाम्पल्स, राइट. तो कैम्ब्रिज एनालिटिका किस तरह से ये जो डिजिटल सेक्टर है आपकी पॉलिटिकल वोटिंग चॉइसेस को जो है इम्पैक्ट कर रहा है, राइट. सिमिलरली अब जो इतनी कंट्रोवर्सी उठ के आ रही है 2024 एंड ऑफ 24-25 से, राइट, पर्टिकुलरली 2025 आफ्टर द कमिंग इन ऑफ प्रेसिडेंट ट्रम्प, इनफैक्ट मेटा जिस तरह से चेंजेस लेके आ रहा है with respect to cyberbullying, with respect to information, with respect to the way in which LGBTQIA plus communities might be treated on the internet. All of this can be seen as an example of modern day governmentality. Then there is also the rise of algorithmic governance, जहाँ पे अब पॉलिसी डिसीजंस एंड गवर्नेंस जो है इंक्रीजिंगली एल्गोरिदम्स के थ्रू हम ले रहे हैं रादर देन स्टेट्समैन एंड पॉलिटिकल लीडर्स के थ्रू, ठीक है, जहाँ पे एक ऑटोमेटेड डिसीजन मेकिंग हो गई है, राइट. तो जिस तरह से फॉर्मूले बन रहे थे दिस प्लस दिस विल लीड टू दिस, इफ दिस हैपेंस एंड दिस विल बी द केस सिनेरियो. एंड लास्ट एंड विच इज गोइंग टू बी द मेन पॉइंट ऑफ टॉपिक फॉर अस, डिसरप्शंस इन वॉरफेयर एंड सिक्योरिटी, जहाँ पे साइबर वॉरफेयर, हैकिंग, मिस इन्फॉर्मेशन ये भी टूल्स बन गए ऑफ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, राइट. सो द वे इन विच वी टॉक ऑफ हाइब्रिड वॉरफेयर वो बदल गया है, ग्रे जोन वॉरफेयर जो है वो भी निकल के आ गया है. पर एट द सेम टाइम वी हैव ऑल्सो कम टू रियलाइज दैट इंक्रीजिंगली नेशन स्टेट्स विल ऑल्सो डिपेंड ऑन डिजिटल अलायंसेज रादर देन मिलिट्री पैक्ट्स. वाई डिजिटल अलायंसेज? अब आपने वेपन सिस्टम बनाने है ना, अब आपने वेपन सिस्टम बनाने हैं, मिसाइल बनानी है, ड्रोन्स बनाने हैं. दीज आर वेरी वेरी मॉडर्न डेट हाई टेक्नोलॉजी डिवाइसेस, और इनको बनाने के लिए नॉट जस्ट नो हाउ, आपको वेरियस कॉम्पोनेंट्स, एक्सेस टू हाई टेक इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर्स, ये सब चाहिए, राइट. और इनके ऊपर कंट्रोल जो है डिजिटल एंड अदर अलायंसेस एंड अरेंजमेंट्स के थ्रू होता है. तो इनफैक्ट बाय कंट्रोलिंग दीज अलायंसेस ये माना जा रहा था हम वेपन सिस्टम्स एंड वॉरफेयर को भी कंट्रोल कर सकते हैं. इनफैक्ट इसी आइडिया को मद्देनज़र रखते हुए स्टीवन ब्रुक्स ने इन हिज वर्क प्रोड्यूसिंग सिक्योरिटी एक बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक आइडिया आगे रखा था. उन्होंने क्या बोला था कि देखिए, व्हेन यू लुक एट सच अरेंजमेंट्स, सच सिस्टम्स, सच अलायंसेस, राइट, अ ग्रेट एग्जाम्पल हियर वाज द यूज ऑफ डुअल यूज टेक्नोलॉजीज, ठीक है, डुअल यूज टेक्नोलॉजीज जो कि कन्वेंशनल वेपन सिस्टम्स में भी यूज़ की जा सकती हैं एंड अदरवाइज भी यूजेज के लिए इम्पॉर्टेंट होती हैं. तो उन्होंने बोला कि अब जब हम ऐसे सिस्टम्स को देखते हैं कि इनको कौन एक्सेस कर पाए, तब हमें एक चीज़ नज़र में आती है, और वो क्या है, द फैक्ट दैट मोर ऑफन देन नॉट mature democracies are the ones that control such arrangements. Right? So for example 1996 का जो वासेनार अरेंजमेंट है dominated mainly by such mature democracies. राइट, तो हम बात करते हैं कि किस तरह से कोल्ड वॉर के टाइम पे जो सिस्टम होता था, राइट, तो कोल्ड वॉर के टाइम पे जो ओवर आर्चिंग सिस्टम था उसको हम कोकॉम बोलते थे, विच इज बेसिकली द कोऑर्डिनेटिंग कमिटी फॉर मल्टीलेटरल एक्सपोर्ट कंट्रोल्स, राइट. अब इसके अंदर भी मेनली वेस्टर्न कंट्रीज की डोमिनेंस थी, और अब वासेनार अरेंजमेंट में भी, इवन द वासेनार अरेंजमेंट के अंदर अ लॉट ऑफ अदर कंट्रीज इंक्लूडिंग रशिया एक्सेट्रा जो है वो भी इसका हिस्सा थे. नाउ द इम्पॉर्टेंस इज कि इनका कहना था कि क्योंकि ये मैच्योर डेमोक्रेसीज इन्हें डोमिनेट करती हैं, तो इसके कारण दे विल ऑल्सो एंड अप कंट्रोलिंग द एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट ऑफ एंड द एक्सेस टू सच टेक्नोलॉजीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, सेमीकंडक्टर कंपोनेंट्स, जिनके बिना एडवांस वेपन्स नहीं बन सकते.
राइट, विच इज़ वाई वॉर्स ऑफ क्वेस्ट जो है दे माइट बिकम रिडंडेंट। इनफैक्ट ये आइडिया जो है ये निकल के आया था कि देखिए बहुत ही कॉम्प्लेक्स सप्लाई चेन्स बन के आ गई हैं, और क्योंकि ये डेमोक्रेसीज कंट्रोल कर सकती हैं एक्सेस को, तो द अग्रेसर कंट्रीज like say Russia, China, etc. will think twice about this, which will end up having a pacifying impact, right? So basically all out war जो है नहीं होगी। तो this was seen as Pax Technica at work, right? In fact इसके कुछ एग्जाम्पल etc. जो है इनको लगा था कि अगर हम कोल्ड वॉर को देखते हैं तो कोल्ड वॉर से भी हम इसको अज्यूम कर सकते हैं, राइट? जैसे कि उन्होंने बोला कि देखिए कोल्ड वॉर के दौरान अब क्या हुआ था, क्योंकि कोकॉम वॉज इन प्लेस एंड सोवियत यूनियन को आगे बढ़ने के लिए एक्सेस चाहिए था, राइट? एक्सेस चाहिए था माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स, वेरियस अदर चिप्स के लिए, स्पेशली रडार्स, प्रिसिशन वेपन्स, ये सब बनाने के लिए, ठीक है? तो सोवियत यूनियन ने बहुत कोशिश की इस कोकॉम को सर्कमवेंट करने की, बट वो कर नहीं पाए, जिसके कारण सोवियत यूनियन स्टार्टेड लैगिंग बिहाइंड, एंड इवेंचुअली दे से दिस वाज आल्सो वन ऑफ द रीजंस why it could not prevail in the Cold War and why Cold War also remained Cold War, कभी ये full fledged hot war नहीं बनी, ठीक है? तो ये इनकी assumption थी, और इन्होंने बोला कि modern day and age में अभी और भी ज़्यादा strong हो गई है with COCOM being replaced by the Wassenaar arrangement. However, unfortunately अब हमें क्या देखने को मिल रहा है कि नहीं, ऐसा नहीं हुआ है। In fact जो limitations of Pax Technica वो और ज़्यादा अब बाहर निकल के आ रही हैं, राइट? तो क्यों है ये लिमिटेशंस और किस तरह से निकल के आ रही हैं? ये बोलते हैं ग्रेट एग्जाम्पल ऑफ द सेम इज़ द यूक्रेन वॉर। इनफैक्ट ये अज्यूम किया गया था कि कभी भी फुल फ्लेजेड यूक्रेन वॉर होगी ही नहीं बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस, बट अब उन्होंने क्या बोला कि द फैक्ट दैट यू कुड नॉट कंट्रोल द बेलिजरेंस ऑफ रशिया, राइट? एंड इनफैक्ट यू आर सीइंग अदर स्टेट्स ऑल्सो, अदर पराया स्टेट्स लाइक ईरान, like North Korea becoming increasingly aggressive, right? So हमने देखा कि ईरान ने जो मिसाइल सिस्टम डेवलप किया, हूतीज़ ने उसको लॉन्च किया अगेंस्ट वेरियस व्हीकल्स, अगेंस्ट वेरियस जो है ट्रैवल कर रहे थे वेरियस शिप्स एक्सेट्रा। सिमिलरली नॉर्थ कोरिया जिस तरह से डेवलपमेंट कर रहा है अपनी मिसाइल्स की, तो ये क्या बताता है, ये वेरियस जो पैक टेक्निका की लिमिटेशंस है उसे सामने लेके आ रहा है। सबसे पहले तो उन्होंने बोला एक जो अजम्पशन थी कि उनके पास एक्सेस नहीं होगा, ये उल्टी पड़ रही है। क्यों? बिकॉज अगर एडवांस इंडस्ट्रियल स्टेट्स ही उनको दे रहे, तो रशिया ने जो यूक्रेन के ऊपर अटैक किया वहाँ पे अदर परायन रोग स्टेट्स जो हैं अब उसकी हेल्प कर रहे हैं, राइट? तो यूक्रेन वॉर में हमने देखा कि रशिया ने ईरानियन ड्रोन्स को यूज़ किया है, नॉर्थ कोरिया की मिसाइल सिस्टम को यूज़ किया है, चाइना भी जो है इनकी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड सेमीकंडक्टर्स में हेल्प कर रहा है, जिसका मतलब है दैट डिस्पाइट सैंक्शंस बाय इवन ग्लोबल बॉडीज लाइक यूनाइटेड नेशंस, रशिया इज गेटिंग एक्सेस टू वेपन सिस्टम्स इफ नॉट बाय वेस्टर्न कंट्रीज मैच्योर डेमोक्रेसीज बट फेलो रोग स्टेट्स। दूसरी चीज़, अब ठीक है, अब क्या इतने अच्छे वेपन सिस्टम्स वो बना कैसे पा रहे हैं, राइट? अब रशिया के ऊपर जब सैंक्शंस लगे थे तो रशिया ने क्या बोला था कि ठीक है आपने ये कॉम्पोनेंट डुअल यूज टेक्नोलॉजी का बैन कर दिया है, हम ऑन शोर करेंगे मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सेमीकंडक्टर्स एक्सेट्रा। सक्सेसफुली वो नहीं कर पाए। चाइना ने भी उनको बहुत हेल्प की, बट उसके बाद भी ये नहीं है कि फुल फ्लेजेड नॉन वेस्टर्न कंट्रीज द्वारा बनाया गया ही ये वेपन सिस्टम्स है। इनफैक्ट नाको की बहुत इम्पॉर्टेंट स्टडी जो कि अब फॉरेन पॉलिसी के अंदर प्रॉपरली पब्लिश की गई है, ये ठीक है, बहुत अच्छे से पब्लिश की गई है, उसी के ऊपर ये आर्टिकल भी जो है वो भी बेस्ड है, ये एनालिसिस जो है वो उसी के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। तो अब उन्होंने क्या बोला कि जो क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं जो कि वेस्टर्न कंट्रीज प्रोवाइड करती हैं, अगर हम नाको की स्टडी देखेंगे, राइट, वहाँ से हमें पता लगेगा कि इनफैक्ट व्हेन यू लुक एट द वेपन्स विद विच रशिया और ईरान और नॉर्थ कोरिया हैज़ यूज्ड, तो उन्होंने उनके डेब्री को एनालाइज किया, they actually realized that there is an extensive use of western electronics. In fact US कंपनी से आए गए components ही जो हैं 64% of these components हैं। Switzerland is the second largest supplier of all the parts जो कि उन्हें मिले। मतलब now despite everything that is being done, अभी भी उनके पास components पहुंच रहे हैं।
और ये क्या हाईलाइट करता है, ये 3 मेन फेलिंग्स को हाईलाइट करता है। सबसे पहले तो द लिमिटेड सक्सेस ऑफ द वासेनार अरेंजमेंट, राइट, जो कि बनाया गया था टू कंट्रोल द यूज ऑफ डुअल यूज टेक्नोलॉजीज एज वेल एज कन्वेंशनल वेपन्स। यहाँ पे ये एक एबल रिप्लेसमेंट ऑफ कोकॉम नहीं हो पाया है। इनफैक्ट देयर इज अ लॉट ऑफ शॉर्ट कमिंग्स जो कि इसकी प्रीडिसेसर के बाद भी इसमें है, राइट। सो फॉर एग्जांपल अनलाइक कोकॉम, वासेनार अरेंजमेंट में कोई रेगुलर मीटिंग्स नहीं हो रही हैं, कोई एनफोर्समेंट मैकेनिज्म नहीं है, एंड in fact the Wassenaar arrangement itself is not legally binding as well. Another major issue is that private firms, companies, corporations जो कि ऐसे कदम उठा रही हैं, जो कि ऐसी सप्लाई दे रही हैं, उनके अगेंस्ट कोई स्टेप्स नहीं लिए जा रहे, विच इज़ वेरी प्रॉब्लमैटिक। ठीक है, अब आप अगर इन कंपनीज को ही कंट्रोल नहीं कर रहे हो तो किस तरह से आप रोकोगे फ्लो ऑफ कंपोनेंट्स को, राइट, फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी को, राइट। इनफैक्ट नाको की ही स्टडी ने ये सामने रखा दैट व्हेन यू लुक एट एनी सॉर्ट ऑफ सैंक्शंस, पहली चीज़ तो ग्लोबल सैंक्शंस नहीं है ऐसे फर्म्स के अगेंस्ट, इंडिविजुअली जो है कंपनीज इनके ऊपर सैंक्शन लगाती हैं, राइट। सो दे शो कि से ऐसी कंपनीज जो कि रशिया को अभी भी सप्लाई कर रही थी, से कंट्रीज लाइक यूनाइटेड स्टेट्स ने अराउंड 34 और 58 ऐसी कंपनीज एंड फर्म्स निकल के आई थी जो कि रशिया को सप्लाई कर रही थी। ठीक है, इनमें से 34 कंपनीज के ऊपर यूएसए ने सैंक्शन लगा दिए। अभी भी सारी 58 के ऊपर नहीं लगाए, 34 के ऊपर लगाए। सो जो यूक्रेन है उसने और 30 पे लगा दिए, राइट। अगर हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को देखेंगे, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ना फाइन किया ना सैंक्शन किया किसी भी कंपनी को फॉर ऑलमोस्ट 2.5 years आफ्टर द फुल स्केल इन्वेजन ऑफ यूक्रेन। ठीक है, और जो फाइन लेवी भी किए गए हैं बहुत ही कम है, समथिंग लाइक 15,000 pounds, राइट। नाउ व्हाई इज दिस? बिकॉज इवन द गवर्नमेंट्स डोंट वांट टू डू दिस, राइट। गवर्नमेंट्स आर लाइक हम क्यों सैंक्शन लगाएं, वो हमारे भी रिश्ते विद द फर्म जो है खराब करेगी। द फर्म्स माइट जस्ट पिक अप इट्स मैन्युफैक्चरिंग एंड गो समवेयर एल्स आल्सो। द लास्ट इशू इज द लैक ऑफ कॉन्सिक्वेंस फॉर स्टेट्स जो सर्कमवेंट कर रही हैं ऐसे सैंक्शंस को, ठीक है, जो कि इनेबल कर रही है सैंक्शंस की इवेजन को ऐसी थर्ड पार्टी कंट्रीज, राइट। सो फॉर एग्जांपल जैसे ही सैंक्शंस लगे रशिया के ऊपर आफ्टर द यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, बहुत सारी शेल कंपनीज निकल के आ गई इन अ नंबर ऑफ कंट्रीज लाइक कजाकिस्तान, आर्मेनिया, यूएई, टर्की, राइट, जहाँ से रीराउट किया जा रहा है इन कंपोनेंट्स को। और इंडिविजुअल जितने भी वेस्टर्न कंट्रीज हैं इंक्लूडिंग यूएसए, they are very hesitant to punish these states or impose sanctions on these states. Why? Because they are partners in other areas. They have commerce with them, they have economic relations with them, they have other partnerships with them, and they don't want to spoil those relations. And because of these 3 shortcomings, basically Pax Technica, जो कि होप कर रहा था कि war as we know it would come to an end, has been unsuccessful. ठीक है, जिसके कारण this issue of that maybe Pax Technica has come to an end, maybe the kind of role we had assumed for it to perform, वो नहीं कर पाई है। However, to say that completely Pax Technica has come to an end would be an overstatement. In other areas हमें पता है किस तरह से काम कर रही है टेक्नोलॉजी, आज भी बैकबोन है, कितनी ज़रूरी है। While it may not be able to prevent wars, but war possible करने के लिए and the way in which war is done and the kind of profits that even technology companies are making out of it actually shows you that Pax Technica in its more evil form is still in place and thriving. ठीक है, now this was all for the day, just to let you know कि हमारे 2026 के फाउंडेशन कोर्सेज PSIR के लिए बहुत ही जल्द लॉन्च हो गए हैं, राइट। तो आप वेबसाइट पे जा सकते हैं, आप इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, राइट। डिस्काउंट कूपन जानने के लिए भी आप जो है यहीं पे कॉल करें, या फिर हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, या फिर हमें मेल ड्रॉप कर सकते हैं sleepy.classes@gmail.com। सिमिलरली अगर आप ऐसे ही करंट अफेयर्स लेक्चर्स को फॉलो करना चाहते हैं 2026 के लिए भी, तो भी आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं in ₹6,000. This was all from me today. Thank you and keep watching Sleepy Classes.